आज की कक्षा में हम 10वें श्लोक से आगे 11वां श्लोक पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था रघुवंश महाकाव्य का यह 13वां सर्ग है और भगवान राम जो हैं लंका पर विजय प्राप्त करके माता सीता के साथ लंकापति विभीषण, हनुमान, सुग्रीव आदि अन्य वानरों के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया है। उन्होंने मार्ग में समुद्र का वर्णन देखते हुए वो माता सीता से कह रहे हैं, मातंग नक्रही सहसा उत्पतद्भिर भिन्न भिन्नान द्विधा पश्य समुद्र फेनान कपोल संसर्पितया या एशाम प्रजंती कर्ण क्षण चामरत्वम। मातंग नक्रही, मातंग हाथी के समान, नक्रही यानी मगरमच्छों से। हाथी के समान मतलब जो हाथी के आकार के विशालकाय जो मगरमच्छ हैं उनके द्वारा सहसा उत्पतद्भिः अचानक ऊपर उठाने से, भिन्नान बट गया है, द्विधा दो भागों में, पश्य देखो, समुद्र फैनान समुद्र के झाग, कपोल संसर्पितया गालों से स्पर्श होने के कारण, या जो एशाम इनके, व्रजंती प्राप्त कर रहे हैं, कर्णक्षण चाम्रत्वम कानों में लगे हैं चंवर। इस प्रकार एक मतलब भाव यह है कि बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं जो कि हाथी के समान विशालकाय मगरमच्छ हैं वो समुद्र के पानी में से अचानक ऊपर उठाए तो उनके जो समुद्र का जो झाग हैं वो दो भागों में बट गए और उनके जो गाल हैं, उनके मुख है, उस पर वो झाग लगे हुए ऐसे लग रहे हैं मानो उनके कानों में चंवर लगे हों। अन्वय में देखिए, सहसा उत्पतद्भिः मातंग नक्रही द्विधा भिन्नान समुद्र फेनान पश्य में कपोल संसर्गितया कर्ण क्षण चामरत्वम वृजंती। सहसा उत्पतद्भिः अचानक ऊपर उठे हुए, मातंग नक्रही गजाकार मगरमच्छों के द्वारा, द्विधा भिन्नान दो भागों में बटे हुए, समुद्र फेनान पश्य इस समुद्र के फेन को देखो, समुद्र के झागों को देखो। ये जो कपोल संसर्गितया जो मगरमच्छों के गालों के स्पर्श से कर्णक्षण चामरत्वम रजंती मानो कानों में चंवर के टंगे हैं, इस प्रकार के लग रहे हैं, इस प्रकार सुंदर लिख रहा है। यानी वो जो फेन है जो दो भागों में बट गया है और ऐसा लग रहा है उन मगरमच्छों के कानों में चंवर लगे हुए हैं। तो अचानक उठे हुए गजाकार मगरमच्छों के द्वारा दो भागों में बटे हुए समुद्र के फेन को देखो, जो मगरमच्छों के गालों के स्पर्श से क्षणभर में कानों में चंवर ढुल रहे हैं, इस प्रकार प्राप्त हो रहे हैं। सहसा प्लस उत्पतद्भिः गुण संधि का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। हाँ, आगे अपन देखते हैं। वेला निलाय प्रसृता भुजंगा महोर्मी विस्फुर्जथु निर्विशेषः सूर्यांशु संपर्क समृद्ध रागैर्व्यजन्त एते मणिभिः फणस्तहि। वेला निलाय तट पर अनिल के लिए, वेला यानी तट पर, अनिला यानी वायु के लिए, प्रसृता फैले हुए निकले हुए, भुजंगा सर्प, महोर्मी बड़ी बड़ी जो लहरें, विस्फुर्जथुर निर्विशेषः बड़ी बड़ी लहरें जो निकल रही हैं, बड़ी बड़ी लहरें जो आ रही हैं उनके समान, सूर्यांशु सूरज की किरणों के संपर्क से समृद्ध बढ़ गई है, रागई लालिमा से व्यजंत प्रकट हो रहे हैं, पता चल रहा है, एते ये मणि भी मणियों से, पड़स्ते फन पर स्थित मणियों से। भाव यह है कि जो बड़ी बड़ी लहरें जैसे दिख रहे हैं ये सर्प हैं जो कि वायु का सेवन करने के लिए, तट की वायु का सेवन करने के लिए बाहर निकल रहे हैं और इनके फनों पर स्थित जो मणियां हैं जो सूरज की किरणों से और ज़्यादा चमक रही हैं उनसे ही इन्हें पहचान हो रही है। वेला निलाय प्रसृता की तट की वायु को ग्रहण करने के लिए निकले हुए, महोर्मी विस्फुस्तुर निर्विशेषः बड़ी बड़ी लहरों के समान, जो बड़ी बड़ी लहरें जो निकल रही हैं, बड़ी बड़ी लहरें के समान जो प्रकट हो रहे हैं, एते भुजंगा ये सर्प, सूर्यांशु संपर्क समृद्ध रागई सूर्य की किरणों के संपर्क से जिनकी लालिमा बढ़ गई है, पड़स्ते मणि भी फन पर स्थित मणियों से ही व्यजनते पहचान में आ रहे हैं। तट की वायु को पीने के लिए, तट की वायु को ग्रहण करने के लिए बड़ी बड़ी लहरों के साथ निकल रहे
ये जो सर्प हैं वो सूरज की किरणों के संपर्क से जिनकी लालिमा बढ़ गई है, ऐसे फन पर स्थित मणियों से ही पहचान में आ रहे हैं। भाव यही है कि जब बड़ी बड़ी लहरें आती हैं तो इनके साथ साथ बड़े बड़े जो सर्प हैं वो भी बाहर निकल रहे हैं और वायु पीने के लिए। और उनकी पहचान कैसे हो रही है कि लहरों के साथ ये सर्प हैं कि उनकी जो फनों पर स्थित जो मणियाँ हैं वो सूरज की किरणों के संपर्क से चमक जाती हैं, उससे इनकी पहचान हो रही है। महोर्मी, महा प्लस उर्मी, यहाँ गुण संधि का प्रयोग किया गया है। प्रसृता प्र उपसर्ग श्री धातु से त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखते हैं इसी प्रकार वेला प्लस अनिलाय दीर्घ संधि है यहाँ। आगे तव अधर स्पर्दिषु विद्रुमेषु परिस्तम एतत् सहसा उर्मी वेगाद ऊर्ध्वांकुर प्रोतमुखम कथंचित कलेशाद अपक्रामति शंखयूथम। तव अधर स्पर्दिषु, राम कह रहे हैं सीता माता से, तुम्हारे होठों की स्पर्धा करने वाली, विद्रुमेषु मूंगे, पर्यस्तम बिखरे हुए, एतत् यह, सहसा और में वेगात सहसा लहरों के वेग के कारण, ऊर्ध्वांकुर प्रोतमुखम जिनके मुख छिद गए हैं, कथंचित किसी प्रकार, क्लेशात कलेश से, अपक्रामति चल रहे हैं, शंखयूतम शंखों के समूह। तब अदर स्पर्दिशु विद्रुमेशु, तुम्हारे होठों से स्पर्धा करने वाली जो लाल मूंगे की चट्टानें हैं उनसे अचानक लहरों के वेग के कारण बिखरे हुए, ऊर्ध्वांकुर प्रोतमुखम जिनके ऊपर के मुख छिद गए हैं, ऐसे ये शंखों का समूह किसी प्रकार मुश्किल से चल रहा है। भाव ये है कि लहरों के पास बहुत सारे शंख बिखरे पड़े हैं और जो शंख हैं वो ऊपर से फटे हुए होते हैं, ऊपर से छिद्र होते हैं उनमें। तो ये माना गया है, ये मान रहा है कभी अनुमान लगा रहा है कि मूंगे की जो चट्टानें हैं जो कि सीता माता के होठों के समान लाल हैं, उन मूंगे की चट्टानों से टकराने के कारण ही इन शंखों के मुंह छिद गए हैं और ये बड़ी कठिनाई से चल पा रहे हैं। तो तुम्हारे होठों से स्पर्धा करने वाले, समानता करने वाली मूंगे की जो लाल चट्टानें हैं उनमें लहरों के वेग के कारण जो बिखरे हुए, ऊपर से जिनके मुख छिद गए हैं, इस प्रकार के ये शंख हैं वो किसी प्रकार बड़ी कठिनाई से चल पा रहे हैं। तव प्लस अधर, यहाँ भी दीर्घ संधि है। ऊर्ध्व प्लस अंकुर, यहाँ दीर्घ संधि है। सहसा उर्मी, यहाँ गुण संधि का प्रयोग किया गया है। आगे प्रवृत्त मात्रेण पयांसी पातुम आवर्त वेगाद भ्रमता घनेन आभाति भूयिष्ठम अयम समुद्र है प्रमथ्यमानो गृणाए भूयः। प्रवृत्त मात्रेण, प्रवृत्त होने से, पयांसी जल को, पातुम पीने के लिए, आवर्त वेगाद जो भंवर हैं उनके वेग के कारण, भ्रमता गणेन घूमते हुए बादलों के द्वारा, आभाति प्राप्त हो रही हैं, भूयिष्ठम अत्यधिक, अयम यह समुद्र, प्रमथ्यमानो मथा जाता हुआ, गृणा मद्राचल पर्वत के द्वारा, एवं समान, भूयः फिर। भाव यह है कि जो बादल हैं, काले काले जो बादल हैं, इस समुद्र का जल पीने के लिए नीचे आते हैं। तो समुद्र में जो भंवरें हो रही हैं उनके साथ वो बादल चक्कर काटते हैं। तो मानो ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कवि को कि यहाँ पे मंदराचल के द्वारा पुनः समुद्र मथा जा रहा हो। तो एक बार देखिए, पयांसी पातुम प्रवृत्त मात्रेन आवर्त वेगात भ्रमता घनेन, जल पीने के लिए आए हुए भंवर के वेग के कारण घूमते हुए बादलों से यह समुद्र फिर गिरना प्रमथ्यमान एवं मद्राचल पर्वत से मथा जाता हुआ सा भूयिष्ठम आभाति पुनः प्रतीत हो रहा है। कि उस प्रकार लग रहा है नहीं कि मद्राचल पर्वत से समुद्र मंथन जब हुआ था, जब समुद्र को मथा गया था, और अब ये बादल बार बार काले बादल जो हैं वो समुद्र में जल पीने के लिए आ रहे हैं और उसमें भंवर उठ रही हैं। भंवर क्या होता है, पानी जो है वो गोल गोल होकर के अंदर की तरफ समा जाता है, तो वो बादल घूम रहे हैं। तो इस प्रकार लग रहा है, इस प्रकार कवि कल्पना कर रहा है कि मानो मद्राचल के द्वारा दोबारा यह मथा जा रहा हो। यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है। पातुम पा उपसर्ग तुमुन धातु का प्रयोग किया गया है। प्रमथ्यमानः प्रा उपसर्ग मथ धातु से शानच प्रत्यय है। गृणा प्लस एव, यहाँ गुण संधि का प्रयोग किया गया है।
आगे देखते हैं। दूराद अश्चक्र निवस्य तन्वी तमाल तालीवन राजी नीला आभाति वेला लवण अंबु राशिर धारान निबद्धा इयम कलंक रेखा। दूरात दूर के कारण, दूरी के कारण, दूर से। अयश चक्र लोहे के चक्र, जैसे पहिया होता है तो लोहे के चक्र के समान, निवस्य समान, तो लोहे के चक्र के समान या पहिए के चक्र के समान। तन्वी पतली, तमाल ताली वन राजी नीला, तमाल और ताड़ के वृक्ष जो हैं, वन हैं, उनकी पंक्ति से जो नीला हो गया है, श्यामल रंग का हो गया है। आभाती प्रतीत हो रहा है। वेला तट, लवणांबु राशि समुद्र का, धारा निबद्धा धाराओं से युक्त, यम यह है कलंक रेखा, कलंक की रेखा मतलब सांवली रेखा जो है, मूर्छा जम गया हो। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लोहे का पतला ताल जो होता है, एक तरह से तवा की तरह लोहे का पतला ताल, और उस पर कालिमा जम जाती है, मूर्छा जम जाता है, उसी प्रकार यह समुद्र जो है ये एक पतला ताल है, और उसके चारों ओर जो तमाल और ताली का वन है और लहरें हैं, वो सब ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे एक लोहे के ताल पे मूर्छा जम गई हो, एक कालिमा जम गई हो। तो ऐश चक्र निवस्य लोहे के चक्र के समान, लवणांबु राशि समुद्र का, दूरा दूर होने के कारण पतला, तमाल तालीवन राजी नीला वेला, तमाल और ताड़ के वन पंक्ति से नीली नीले तट वाला, धारा निबद्धा कलंक रेखा इवायाती, ऐसा लग रहा है कि वनो चक्र की धार पर मूर्छा जम गई हो। सोने लोहे के चक्र के समान मतलब पहिए के चक्र के समान पतला, दूर होने के कारण समुद्र का जो पतला ताल होता है उसके समान, जो तमाल और ताली वन की पंक्ति से जो नीला लग रहा है, ऐसा इसका तट, ऐसा लगता है ताल पे मूर्छा जम गई हो। तो यहाँ पे भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसी उपमा की गई है कि जैसे लोहे का बड़ा ताल मतलब बड़ा तवा जैसा, और ऐसा ही ये समुद्र है, और उस पे चारों ओर जब हम उसको उपयोग में लेते हैं तो उस पे कालिमा जम जाती है। उसी प्रकार यहाँ इसके चारों ओर जो वन पंक्ति है वो उसी प्रकार कवि उत्प्रेक्षा कर रहा है। लवण प्लस अंबु, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।